गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट चालकता मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता में संबंध और मोलर और तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, इनका अध्ययन करेंगे। अब बात आती है चालकता से पहले आता है चालक पदार्थ क्या होते हैं। ये आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। चालक पदार्थ क्या होते हैं आपको पता है। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है या हो सकता है, वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। अब चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक चालक, नाम से पता चल रहा है, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, तारों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, मतलब करंट का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो मेन बात है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब बात आती है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जब इन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये पदार्थ अपघटित हुए बिना विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। और एक होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। इन पदार्थों में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं धनायन और ऋणायन में। वो धनायन और ऋणायन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। यहां पे विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों के कारण। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयनों के कारण होता है। अब बात आती है, ये विद्युत धारा मैंने क्या बताया, जैसे इसमें अपने क्या करते हैं, विद्युत धारा करंट प्रवाहित करते हैं, उस कंडीशन में पहले ये अपघटित होंगे धनायन और ऋणायन में। फिर वो धनायन और ऋणायन विद्युत धारा का क्या करेंगे? प्रवाह करेंगे। अब मेन बात आती है विद्युत अपघटनी चालक, इसका अपने को नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। फिर दोनों में आपको ये चीजें पता है, विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, यहाँ पे आयनों के कारण। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये पदार्थ विद्युत अपघटित हुए बिना विद्युत धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। और ये पदार्थ क्या है? अपघटित होंगे पहले, फिर आयनों में विभाजित होंगे धनायन और ऋणायन में। वो धनायन और ऋणायन क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक चालक, और यहां पे आती है विद्युत अपघटनी चालक। इसमें पहले देखें, इसको चालकता को प्रभावित करने वाले कई कारक आएंगे। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलीन में या गलित विलीन में धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं। ये विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा आपको पता चल गया दुर्बल विद्युत अपघट्य। इन पदार्थों की यदि अपने सांद्रता समान लें तो प्रबल विद्युत अपघट्य आयनों में, जलीय विलयन में आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ये पूर्ण वियोजित नहीं होते। जब ये पूर्ण वियोजित हो जाते हैं तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो विद्युत चालकता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये जलीय विलयन में क्या होते हैं? जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं।
ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। अब बात आती है प्रबल विद्युत अपकट्टे के उदाहरण कौन से होंगे, दुर्बल विद्युत अपकट्टे के उदाहरण कौन से होंगे, इन दोनों पे अपने चर्चा करेंगे। ये कंफर्म हो गया कि जलीय विलयन में ये पूर्णतः आयनित होंगे तो ज्यादा आयन देंगे, और ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होंगे तो कम आयन देंगे। तो इनकी चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी, इनकी चालकता क्या होगी, कम होगी। ये आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे अपने देखते हैं। अब बात आती है प्रबल विद्युत अपकट्टे और दुर्बल विद्युत अपकट्टे होते कौन से हैं। कुछ उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। विद्युत अपकट्टे। अब बात बताता हूं प्रबल विद्युत अपकट्टे। कौन कौन से होंगे, आपको प्रबल विद्युत अपकट्टे में सिर्फ प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार याद रखना है, फिर अपने आप याद करा दूंगा। इसमें पहले आएंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में ज्यादा याद ना करो तो आप सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड 3 ले लो। प्रबल क्षार ले लो। इसी में आगे ले लेते हैं प्रबल क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारों में शामिल है। क्षारीय धातु के हाइड्रोक्साइड सारे प्रबल क्षार होते हैं। अपने दो ये मुख्य रूप से इसका अध्ययन करते हैं। ये क्या है, प्रबल विद्युत अपकट्टे हैं। अब अम्ल आ गया, क्षार आ गया, तीसरा क्या हो गया, लवण। और दुर्बल विद्युत अपकट्टे की बात करें तो पहले आपको दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार याद रखनी है। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल बहुत सारे होते हैं, और कार्बोनिक एसिड ले लो आप, H2CO3। दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके हाइड्रोक्साइड भी आएंगे। ये दुर्बल क्षार है। ये तो सिंपल तरीके से आ गया। अब लवण और आएंगे। पहली बात तो आनी चाहिए अपने को, लवण होता क्या है। आपको ये पता है, जब अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल। अब लवण की बात करें, लवण का जो धनायन है वो कहां से आता है, क्षारक से, और ऋणायन कहां से आता है, अम्ल से। कोई भी लवण, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कहां से है, क्षारक, सोडियम धनायन है, क्षारक कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से है। क्लोराइड अम्ल से है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोराइड कौन है, Cl नेगेटिव। कोई भी लवण हो उसका निर्माण क्षारक के धनायन और अम्ल के ऋणायन से होता है, अर्थात लवण का धनायन क्षारक से आता है, ऋणायन कहां से आता है, अम्ल से। अब प्रबल विद्युत अपकट्टे कौन से होंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बना लवण, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण। मतलब कोई भी लवण हो उसका धनायन या ऋणायन यदि किसी प्रबल विद्युत अपकट्टे, मतलब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से आता है, वो सारे के सारे लवण क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपकट्टे होते हैं। मतलब इसके उदाहरण कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस से बना लवण। अब इसके लवण बना लो, स्ट्रॉन्ग एसिड ये रहा, स्ट्रॉन्ग बेस ये रहा।
ये देखो प्रबल अम्ल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिख रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है, वीक एसिड, वीक बेस। अब इसके उदाहरण देख लो, आप उसको उठाओगे तो यहां से इसका धनायन, पहले धनायन लेना है, क्योंकि लवण में पहले धनायन लिखा जाता है बाद में ऋणायन। और धनायन कहां से आता है, क्षारक से। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे इसके लवण आएंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। दूसरा लवण है, उसका निर्माण धनायन और ऋणायन से होता है। लवण का धनायन या ऋणायन यदि किसी भी प्रबल विद्युत अपकट्य, मतलब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से आता है, दोनों में से एक, तो वो विद्युत अपकट्य कौन सा होगा, प्रबल। दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड व वीक बेस से बना लवण। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है, वीक है, तो कौन होगा इसका उदाहरण, इसका धनायन, इसका ऋणायन। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे एग्जांपल बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा वीक एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने क्या बताया था, कोई भी लवण है उसका धनायन या ऋणायन यदि किसी प्रबल विद्युत अपकट्य से आएगा, मतलब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार से आएगा, किसी लवण का धनायन या ऋणायन, जैसे इसमें दोनों क्या है, प्रबल से आए हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। इसमें धनायन तो किससे है, दुर्बल क्षार से। ऋणायन कहां से है, प्रबल अम्ल से, क्योंकि लवण का धनायन क्षारक से, ऋणायन कहां से आता है, अम्ल से आता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बेस क्या लेना, स्ट्रॉन्ग, एसिड क्या लेना, वीक। इसका क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट। ये सारे विद्युत अपकट्य कौन से हैं, प्रबल विद्युत अपकट्य। अब बात आती है दुर्बल विद्युत अपकट्य कौन सा होगा, लवणों में दुर्बल विद्युत अपकट्य। इसमें वीक एसिड व वीक बेस से बना लवण। अब बना लो, वीक एसिड कौन है, एसिटिक अम्ल, वीक बेस कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है लवण में का धनायन कहां से आता है, क्षारक से, और ऋणायन कहां से आता है, अम्ल से। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या माने जाएंगे, दुर्बल विद्युत अपकट्य माने जाएंगे। इसका उदाहरण हो गया अमोनियम एसीटेट। अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट पे चार्ज कितना होता है, -2, अमोनियम पर क्या होता है, +1, तो क्या बन गया, अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र NH4 2 CO3। ये तो हो गई विद्युत अपकट्य। अब बात आती है इनकी चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अपने पहले बात करें इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक में मैंने बता दिया विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और विद्युत अपकटी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयनों के कारण। तो अपनी बात करते हैं, ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, ज्यादा काम लाइफ में आता रहेगा काम। क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे, काम आएगा हर जगह। अब बात आती है आगे इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो इनमें
विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो इनकी जो चालकता है किस पर डिपेंड करती है? धातु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन और धातु की प्रकृति। इलेक्ट्रॉनिक चालक में मोस्टली क्या आते हैं? धातु आते हैं। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी मतलब बाह्य कोष में। अब इनकी चालकता किस पर डिपेंड करेगी? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगी। धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बनने पर चालकता बढ़ती है। दूसरी बात यह आती है कि इनकी चालकता तापमान बढ़ने के साथ साथ घटती है। और अपने दूसरा पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी चालक, जिनकी चालकता ताप बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, वो बाद में देखेंगे। तो मेन बात है इसमें, इनकी चालकता डिपेंड किस पे करती है? इनकी चालकता धातु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। बात ही आती है, मैंने आपको बताया धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बनने पर चालकता बढ़ती है। प्रकृति, किसी भी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन धातु के साथ, नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं कि में नहीं होते, उस पर डिपेंड करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इनकी चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। बढ़ने पर, सॉरी मैंने बढ़ती बोल दिया, होती क्या है? घटती है। अब होता क्यों है ऐसा? ऐसा माना जाता है, धातु क्या होते हैं? ठोस। जब इन्हें गर्म किया जाता है, तो आपने पहला पार्ट पढ़ा था ठोस अवस्था, उसमें ये पढ़ा था ठोस पदार्थ होते हैं, उसके अविवी कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? न्यूनतम। जब इसे गर्म किया जाता है ठोस पदार्थों को, तो इनके अविवीकन गमन तो नहीं कर सकते, परंतु अपनी मध्य स्थिति से क्या करना शुरू कर देते हैं? कंपन। और धातुओं में विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है? संयोजी कोष में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है, तो धातु के जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, ठोस अवस्था में इन्हें गर्म करेंगे, तो इनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, उनके कारण विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। जब इन्हें गर्म करेंगे, तो धातु अपने मध्य स्थिति से क्या करेगा? कंपन करेगा। तो ठोस के अविवीकन गमन नहीं कर सकते, क्योंकि अविवीकणों के मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? न्यूनतम। जब इन्हें गर्म करेंगे, तो ये अपने मध्य स्थिति से क्या करना शुरू कर देंगे? कंपन करना शुरू कर देंगे। और आपको एक नॉर्मली बात बताऊं कि एक तो आपको गोल चक्कर में घूमना है, और दूसरा उसी गोल चक्कर में आपको ये कहना है कि जिगजैग घूमना है, टेढ़ा मेढ़ा, सांप की तरह। तो ये सांप की तरह जब जैसे इन्हें गर्म करेंगे, तो इनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों में क्या शुरू हो जाएगा? कंपन। इस सांप की तरह क्या करेंगे? टेढ़े मेढ़े गमन करना शुरू करेंगे, तो इनकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक तो आपको सीधा गोल राउंड पथ में घूमना है ऐसे, और एक आपको क्या करना है? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूमना है। तो चालकता तो आपको पता है घटनी है। इसलिए धात्विक चालक होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं, इनकी चालकता ताप बढ़ने पर क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि इनके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों में कंपन शुरू हो जाता है। अब आती है विद्युत अपघटनी चालक। मैं ज्यादा इनके बारे में बताऊंगा नहीं, किताब में दे रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे। पहली बात, इनकी चालकता की बात करें तो प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्यादा होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि आपको बता दिया प्रबल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। तो मैं पहला क्या आएगा? विद्युत
अपघट्य की प्रकृति। इसमें आप क्या लिखोगे? प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता। प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता किससे ज्यादा होती है? दुर्बल विद्युत अपघट्य से ज्यादा होती है। नंबर 2, अपने नंबर 2 आता है माध्यम की श्यानता। श्यानता क्या होता है? द्रव्यों में एक गुण होता है बहने का गुणधर्म, फॉलो का गुणधर्म। श्यानता किसको दर्शाता है? गाढ़ेपन को। और जिस माध्यम की श्यानता ज्यादा होगी उसमें आयनों की गतिशीलता क्या होगी? कम होगी। तो माध्यम की श्यानता बढ़ने पर चालकता क्या होती है? घटती है। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनों का विलायक योजन। आयनों का विलायक योजन। आपको पता है कोई विद्युत अपघट्य को जब अपने क्या करते हैं? जलीय विलयन में डालते हैं तो विद्युत अपघट्य पहले धनायन और ऋणायन में आयनित हो जाते हैं। फिर उसके चारों विलायक के अणु क्या करते हैं? उसके चारों घेरा डाल लेते हैं। जिस प्रकार अन्य Cl को आपने जल में डाला तो ये किस में टूटेगा? अन्य पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसके चारों सोडियम आयन के चारों जल में डाला आपने। जल का विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु, जल की संरचना क्या होती है? कोणीय होती है। विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु इसके चारों क्या करते हैं? घेरा डाल देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव, H पे क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विलायक योजन। अब विलायक के अणुओं की इसके ऊपर एक परत बन सकती है, 2 परत बन सकती है, 3 परत बन सकती है। तो आयनों का जितना अधिक विलायक योजन होगा तो विलायक योजित आयन का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आकार बढ़ने पर आपको पता है एक तो पतला आदमी दौड़ेगा और एक मोटा दौड़ेगा। मोटा तो दौड़ नहीं पाएगा। तो जैसे विलायक योजित आयन का आकार कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो आयनों का जितना अधिक विलायक योजन होगा उसकी चालकता उतने ही क्या होगा? कम होगी। या ये कह सकते हो विलायक योजित आयन का आकार। अपनी बेटर पढ़ना चाहे आयनों का विलायक योजन या विलायक योजित आयन का आकार। इसमें भी एक बड़ी बात आती है। अपने सोचते छोटे आयन की चालकता क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जिस प्रकार क्षारीय धातुओं में लिथियम आयन का आकार क्या होता है? सबसे छोटा होता है। और सीजियम का आकार क्या होता है? सबसे बड़ा। परंतु जलीय विलयन में लिथियम आयन की चालकता क्षारीय धातुओं में सबसे कम होती है। क्योंकि विलायक योजन या इसके हम क्या बोल सकते हैं? जल योजन। यदि विलायक का जल को विलायक के रूप में यूज करें तो इसे हम क्या बोलेंगे? जल योजन। और जल योजन की एक विशेष बात आती है। आपने कक्षा 11 में जल योजन एंथैल्पी पढ़ी है। उसमें एक नियम आया था, धनायन का आकार जितना छोटा होता है उसका विलायक योजन उतना ही अधिक होता है। क्षारीय धातु में जल योजित लिथियम आयन का आकार सबसे बड़ा होता है, फिर सोडियम आयन का, फिर पोटेशियम आयन का, फिर रुबिडियम आयन का। जलीय विलयन में आकार। तो कारण क्या है? लिथियम आयन का आकार सबसे छोटा होने के कारण इसका जलयोजन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसके कारण जलयोजित लिथियम आयन की चालकता क्षारीय धातुओं में सबसे कम होती है, न कि सबसे ज्यादा। लगता है ये इसका आकार क्या छोटा है तो ये लगेगा इसकी चालकता क्या होनी चाहिए? ज्यादा। परंतु कारण क्या है? मैंने आपको बता दिया कि विद्युत अपघटनी पदार्थ है, इनकी चालकता किस पर डिपेंड करती है? आयनों के विलायक योजन या जल योजन पर, या जलयोजित आयन के आकार पर। और क्षारीय धातुओं में
लिथियम आयन, जल योजित लिथियम आयन का आकार सबसे बड़ा होने के कारण यदि इनमें ऋणायन उभयनिष्ठ है, सब में क्लोराइड है मान लो, तो लिथियम क्लोराइड की चालकता क्षारीय धातु में सबसे कम होगी, न कि सबसे ज्यादा। तो विलायक आयनों का विलायक योजन जितना अधिक होगा उसकी चालकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी, न कि ज्यादा। और चौथा, अपने मेन चीज पढ़ रहे थे, इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको। चौथा है तापमान, बहुत इंपॉर्टेंट। तापमान बढ़ने पर ये सारे प्रभाव कम हो जाएंगे। तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? तापमान बढ़ेगा तो विद्युत अपघटनीय आयन है, यहाँ पे तापमान बढ़ने पर इनका विद्युत अपघटनीय पदार्थ है, इनका वियोजन बढ़ जाएगा और आयनों की गतिशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ने पर माध्यम की श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो चालकता बढ़ जाएगी। मेन बात है तापमान बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, आयनों की गतिशीलता बढ़ने के कारण। ये तो था अपने चालक पदार्थों का वर्गीकरण आ गया। जल्दी जल्दी अपने समरी देख लें। मैंने आपको बताया चालक पदार्थ क्या होते हैं, जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, मतलब करंट का प्रवाह होने देते हैं, वो चालक पदार्थ होते हैं। चालक पदार्थ दो प्रकार के पड़े हैं अपने, इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक। नाम से पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। अब इलेक्ट्रॉनिक चालक जब इसमें से अपने क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये पदार्थ बिना अपघटित हुए विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देते हैं। और विद्युत अपघटनीय चालक में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में वियोजित हो जाते हैं और ये आयन क्या करते हैं, इस विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। इसके बाद अपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक चालक है, उसमें एक विशेष बात आई थी, उनकी चालकता ताप बढ़ने पर घटती है। और विद्युत अपघटनीय चालक में पढ़ने से पहले अपने क्या देखा था, विद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। ठीक है, प्रबल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, दुर्बल पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता। इसी के कारण प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, दुर्बल कौन से होते हैं, मैंने बता दिया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थी तापमान। तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक चालकता घटती है और विद्युत अपघटनीय चालकता बढ़ती है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं, टॉपिक आते हैं अपने चालकता, चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। एक एक चीज अपने बारी बारी पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, मैंने कुछ मिटा तो दिया है, ले सकते हो। अब अपने बात करते हैं चालकता। अब तीन टॉपिक पढ़ेंगे अपने, चालकत्व जिसे सी या जी से व्यक्त करेंगे, चालकता, या इसे विशिष्ट चालकता, चालकत्व भी कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कप्पा से दर्शाते हैं। पहले ये दो पढ़ लें, फिर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, और उसमें संबंध देखेंगे। पहले बात आती चालकत्व। तो आपने कक्षा 10 में ओम का नियम पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो भी अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, ओम ये कहता है कि कोई चालक पदार्थ होता है, उसका प्रतिरोध, पहले बात किसकी करेंगे, प्रतिरोध। चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध, चालक पदार्थ का प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, आर से।
रेसिस्टेंस चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वियुक्त क्रमानुपाती होता है। ये तो ठोस पदार्थों के लिए दिया था। अब विद्युत अपघटनीय पदार्थ की बात करें, एक पात्र ले लें अपने, ये पात्र ले लिया आपने। इस पात्र की दो दीवारें आमने सामने की दीवारें हैं। ये मान लो इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? इलेक्ट्रोड का। और इसके बीच में क्या भरा हुआ है? विद्युत अपघटनीय पदार्थ का विलयन भरा हुआ है। और इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी मान लो, उसकी लंबाई कितनी है? L है। और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। A मतलब जो आपने पात्र लिया है जिसकी दो दीवारें, आमने सामने की दो दीवारें, जो किसका काम कर रही है? इलेक्ट्रोड का। इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A है। और दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है? L। और इसके बीच में कोई विद्युत अपघटनीय पदार्थ का विलयन भरा हुआ है। उस कंडीशन में इस विलयन का प्रतिरोध मतलब कोई भी करंट है उसके फ्लो का विरोध करना। प्रतिरोध उनके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। एक सिंपल सी बात बताऊं, मेरे ध्यान में आ गया। एक बॉक्स मान लो, मेरे को ये बॉक्स मिला है, ये दो इलेक्ट्रोड है, एक ये रहा, एक ये रहा। इनके बीच की दूरी कितनी है? L। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A। अब इसमें आपने कोई विद्युत अपघटनीय विलयन भर दिया। अब इसका प्रतिरोध इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के तो क्या होगा? समानुपाती। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ये क्षेत्रफल इसके वियुक्त क्रमानुपाती होगा। ये आपका हो गया प्रतिरोध। ओम का नियम ये कहता है। अब समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नया नियतांक आएगा रो। से क्या बोलेंगे? रो L/A, जहां रो किसको दर्शाता है? विशिष्ट प्रतिरोध, या इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रतिरोधकता। और एक वर्ड आएगा चालकत्व, जिसे C या G से व्यक्त करते हैं। यह प्रतिरोध के वियुक्त क्रम के बराबर होता है। चालकत्व क्या होता है? चालकत्व जिसे C या G से दर्शाते हैं, प्रतिरोध के वियुक्त क्रम को, किसके? प्रतिरोध के वियुक्त क्रम को उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। अर्थात चालकत्व C या G बराबर 1/R। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। अब समीकरण 1 का वियुक्त क्रम करोगे। समीकरण 1 का क्या करोगे? वियुक्त क्रम मतलब समीकरण 1 को क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। कर दो भाई। तो ये क्या बन जाएगा? 1/R। ये क्या बन जाएगा? 1/ρ। और ये क्या बन जाएगा? उल्टा किया 1/L/A, या A ऊपर चला जाएगा, L क्या आ जाएगा? नीचे। ये क्या बन जाएगा? 1/R = 1/ρ इंटू A/L। अब यहां पे 1/R आपको पता है, चूंकि 1/R = C या G एंड 1/ρ। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का वियुक्त क्रम एक नया नियतांक होता है, जिसे कप्पा से दर्शाते हैं। के की टांग को पकड़ के घुमाना है, कप्पा। ये किसको दर्शाता है? विशिष्ट चालकत्व को।
और आजकल इसे क्या बोलते हैं, चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। अपना यहां से केमिस्ट्री का टॉपिक यहां से आता है, चालकता या विशिष्ट चालकत्व, कप्पा, ये काम का है। तो 1/r किसके इक्वल आ जाएगा, सी, ये क्या आ जाएगा, कप्पा इंटू A/L, या कप्पा निकालोगे तो कप्पा किसके बराबर आ जाएगा, तिरछा गुना करोगे तो एल क्या आ जाएगा, वज्र गुना, एल ऊपर आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा नीचे। कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू L/A, समीकरण नंबर 2 मान लें। इससे अपने क्या बनाएंगे, इसकी परिभाषा बनाएंगे। पहले इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर मैं आगे ऊपर वाला रफ करूंगा। अब अपने क्या करें, आपको करना क्या है, ओम का नियम ये कहता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है। फिर आपने समानुपात का चिन्ह हटाया और क्या लेके आए, विशिष्ट प्रतिरोध। समीकरण 1 आ गई, इसका व्युत्क्रम किया तो क्या बन गया, 1/r इज इक्वल टू 1/ρ, L/A था, क्या बन गया, A/L। 1/r आपको मैंने बताया था क्या होता है, चालकत्व होता है, और 1/ρ विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक था, उसका व्युत्क्रम भी एक नियतांक था, जिसका क्या नाम दिया गया है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। यही अपने काम की है जो कप्पा होती है। कप्पा किसके बराबर होगी, C इंटू L/A। अब आगे देखें, अब देखो सिंपल सा, यदि वही अपने मिटा दिया, ये एक पात्र है जिसके 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, L है, बीच की दूरी कितनी है, L, और 2 इलेक्ट्रोड जो आमने सामने रखे हुए हैं उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A सेंटीमीटर स्क्वायर है, A है मान लो। यदि L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर व A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो समीकरण 2 से क्या आएगा, यहां पे L का मान 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1 कट गया, तो क्या आएगा, कप्पा किसके बराबर आ जाएगा, C के बराबर, समीकरण 2 से। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, C, अर्थात 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में उपस्थित विद्युत अपकटनीय पदार्थ का जो विलयन है, उनके चालकत्व को, चालकत्व तो अपने पता है, चालकत्व को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। दूसरी बात, यदि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुना लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल आ गया, उसको लंबाई से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज और आ गई, चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई ऊंचाई को लंबाई से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, आयतन, तथा आयतन किसके बराबर आएगा, आयतन V बराबर क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलीलीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे 2 परिभाषा बनेगी, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विलीन होता है, उसके चालकत्व को ही हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। दूसरा, इस विलयन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन के चालकत्व को ही क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। ये तो है सीजीस पत्ती में, फिजिक्स में पढ़ते हो, अंकेश पत्ती में यहाँ पे सेंटीमीटर के बजाय क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा,
मीटर स्क्वायर आ जाएगा, विलियन का आयतन क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे दो परिभाषा बनेगी, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोड के मध्य विलयन का चालकत्व, विलयन का चालकत्व ही क्या कहलाता है, चालकता, या इसका एक नाम और है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व कहलाती है। या इस विलयन का आयतन कितना हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई कितनी, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। या सबसे सरल परिभाषा, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलीलीटर कहते हैं। आयतन वाले विलयन के चालकत्व को ही क्या कहते हैं, चालकता या विशिष्ट चालकत्व कप्पा कहते हैं। यह आ गई आपकी चालकता की परिभाषा। अब बात आती है चालकता का मात्रक। चालकता का मात्रक, तो कप्पा किसके बराबर होता है, यहां पे देख लो, कप्पा इजकल टू सी इंटू एल अपॉन ए। सी क्या आता है, चालकत्व, और सी किसके बराबर होता है, 1 अपॉन आर। आपको पता है आर का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। 1/ओम को हम क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स। देखो ओम है, इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके इसकी घात, आपको पता है कि नियम होता है, घातांक पद का नियम होता है, जब घातांक पद अंश से हर में या हर से अंश में जाता है तो उसके घातांक पद का चिन्ह चेंज हो जाता है। यदि ये पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। ये छोटी क्लास में 7वीं क्लास में आता है, आपने सीखा है। तो इसका समीकरण 1 का ये देखो, इसका मात्रक बनाएंगे तो क्या बनेगा, कप्पा का मात्रक मतलब चालकता का 1 अपॉन आर। सी इजिकल टू क्या होता है, 1 अपॉन आर, और आर का मात्रक होता है ओम। तो ये क्या बन गया, ओम इनवर्स, या आप लिखना चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, 1/ओम, कोई बात नहीं, इंटू इसका मात्रक क्या होगा, सीजिस पत्ती में लोगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर, इसका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी पावर 1 है, इसकी कितनी है, 2। हर से अंश में जाएगा तो क्या जाएगा, -2, माइनस की 2 प्लस की 1, तब बचेगा माइनस की 1। ओम की पावर कितनी है, 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। इसका मतलब क्या बन गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब होता है 1/सेंटीमीटर। ओम इनवर्स, चूंकि ओम इनवर्स को अपनी बुक्स में सीमन भी लिखा हुआ है, सीमन की सीमेन दिखाता है कि सीमन दिखाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग भाषा है। तो इसका मात्रक क्या होगा, एक मात्रक और हो गया, सीमन सेमी इनवर्स। और आपको पता है कि सेमी इनवर्स है, असाई पद्धति में देखोगे इसका मात्रक क्या होगा, कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स के लिए क्या देगा, मीटर इनवर्स। अब आपको इनमें आपस में संबंध भी पता होना चाहिए। ओम इनवर्स सेमी इनवर्स किसके बराबर होगा,
ये निकालते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है। सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखना है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेमी इनवर्स, आप इसे क्या लिख सकते हो, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स को क्या लिख सकते हो 1/सेंटीमीटर। अब यहां पे देखोगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मतलब सेंटीमीटर क्या होता है 1/10 की पावर -2 मीटर होता है। 10 की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, घातांक पद बताया था, अंश से हर में या हर से अंश में आता है तो घातांक पद का चिन्ह चेंज हो जाता है, -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ओम इनवर्स वैसे के वैसे रखो, -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2, 10 की पावर 2 मीटर नीचे रहेगा, 10 की पावर -2 मीटर, मीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा मीटर इनवर्स। अर्थात मेरे पास जगह कम है, थोड़ा सा ये रफ कर रहा हूं, नोट करना चाहो तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैंने यही बताया था कि ओम इनवर्स सेमी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, आगे आ गया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इनमें आपस में संबंध होता है। ये तो आपकी आ गई चालकता। अब आती है मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, फिर इसमें आएगा आपस में संबंध, फिर चालकता मोलर चालकता, इसको प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो मुख्य टॉपिक होगा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर तनुता, तनुता का मतलब होता है पानी मिलाना, सांद्रता पानी मिलाएंगे तो सांद्रता क्या होगी घटेगी। तनुता का प्रभाव पूछ लेता है, कई बार उसको नाम चेंज करके क्या पूछ लेता है सांद्रता का प्रभाव। चालकता और मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, उससे पहले अपने बहुत अच्छे टॉपिक आ रहे हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इस पर गौर करें। ठीक है, अभी 10 मिनट बाद पढ़ेंगे।